हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट। इसमें हम लोग ज्ञान बिंदु के 1 से 50 क्वेश्चन बनाएंगे और उसका विथ फुल एक्सप्लेनेशन हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना था? ऑप्शन है 1980, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1981, ऑप्शन डी है 1986। तो अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो वायु संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण 1981 में बना था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, पहले इसको स्क्रीन में फिट करा लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि 2018 के अनुसार आपको बताना है कि जो भी भारत में संरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे सामुदायिक रिजर्व हो गया, कंजर्वेशन रिजर्व हो गया, इसकी संख्या कितनी थी? ठीक है, तो भारत में अगर 2018 के अनुसार देखेंगे तो सामुदायिक रिजर्व की संख्या 46 थी, कंजर्वेशन रिजर्व की संख्या 76 थी। ठीक है, राष्ट्रीय पार्क की संख्या 106 था। ठीक है, और वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 46 थी। तो अगर इस अनुसार से देखेंगे तो आपका क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए सही होगा, तो दूसरा का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देश के पहले आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए है हैदराबाद तेलंगाना, ऑप्शन बी है लातूर महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है बेंगलुरु कर्नाटक, ऑप्शन डी है चेन्नई तमिलनाडु। तो देश में पहला आपदा प्रबंधन परीक्षण संस्थान की स्थापना 2008 में ये लातूर महाराष्ट्र में किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? ठीक है, हमको उसको बताना है जिसका जो सर्च इंजन नहीं है। ये बात को कृपया जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ें तो इस बात को जरूर ध्यान रखें कि क्वेश्चन में क्या कर रहा है। हमको जो सर्च इंजन है वो नहीं बताना है, हमको सर्च जो इंजन नहीं है उसको बताना है। चलिए ठीक है, तो गूगल क्या है? गूगल एक सर्च इंजन है। ठीक है, याहू एक सर्च इंजन है। ठीक है, याहू भी एक सर्च इंजन है, विंग एक सर्च इंजन है, लेकिन क्रोम एक ब्राउजर है, ये सर्च इंजन नहीं है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। ठीक है, ये सभी ज्ञान बिंदु के प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको कृपया कर अच्छे से और पूरे फुल डिटेल्स के साथ समझिए, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस सेट का महत्व तभी है जब उसको आप बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का प्रोग्रामिंग में पीएचपी है। तो आप जानते हैं पीएचपी है, सी है या C++ है, ये सभी जो हैं आपको प्रोग्रामिंग भाषा है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो इस तरह से देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि HTTPS प्रोटोकॉल के अक्षर एस का क्या अभिप्राय है? अगर हम लोग HTTPS को देखेंगे, HTTP और S। HTTPS में जो H होता है वो हाइपर को रिप्रेजेंट करता है, T का मतलब होता है टेक्स्ट, इस T का मतलब है ट्रांसफर, इस P का मतलब है प्रोटोकॉल और इसका मतलब है सिक्योर। ठीक है, तो अगर इससे देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका डी सिक्योर है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, जो छठा आपका सही हो गया, छठा का डी ऑप्शन सही है, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका का कौन सा एक देश एपैक का सदस्य नहीं है? अफ्रीका का कौन सा एक देश एपैक का एक सदस्य नहीं है? तो पहले हम लोग एपैक के बारे में जानेंगे। एपैक है क्या? एपैक एक कुछ देशों का समूह है जो पेट्रोलियम के निर्यात करते हैं। इसका संगठन जो है 1960 में बना था, बगदाद सम्मेलन में बना था। ठीक है, शुरुआत में इसमें 5 कंट्री थे। इसका नाम था ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, वेनेजुएला। ठीक है, 5 कंट्री थे, लेकिन बाद में इसमें बहुत सारे कंट्री को ऐड किया गया और वर्तमान में इसमें 13 कंट्री है। और अगर आप 13 कंट्री का लिस्ट को देखते हैं तो फिर पाएंगे कि अल्जीरिया उस लिस्ट में है, अंगोला भी लिस्ट में है, लीबिया भी है, साउथ अफ्रीका नहीं है। तो हमको वो कंट्री चाहिए जो इसका सदस्य नहीं है, तो साउथ अफ्रीका इज द करेक्ट आंसर। तो 7वां का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो अगर आप वॉलीबॉल के खेल को अगर जानते हैं या खेलते होंगे तो आपको पता होगा कि वॉलीबॉल के खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कैसे थोड़ा सा स्क्रीन में ले लेते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संगीत निम्नलिखित पुरस्कारों में से किसको मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है? हमको वो तुलसी सम्मान, तानसेन सम्मान, कालिदास सम्मान और भारत भारती पुरस्कार। तो हमको वो पुरस्कार बताना है जो मध्य प्रदेश सरकार प्रदान नहीं करती है। तो अगर आप देखेंगे तो जो तुलसी सम्मान है ये प्रदेश सरकार प्रोवाइड करती है। तानसेन सम्मान है जो भी मध्य प्रदेश सरकार प्रोवाइड करती है, संगीत के क्षेत्र का है।
तुलसी सम्मान जो कला के क्षेत्र का है, कालिदास सम्मान ये नाट्य के क्षेत्र का, ये भी एमपी गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है। लेकिन जो भारत भारती पुरस्कार ये यूपी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है और ये साहित्य के दृष्टिकोण से यूपी का सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन थी? तो अगर आप भारतीय रिजर्व बैंक की ऑप्शन है सुहानी शर्मा, विद्या भारती, केजी उदेसी और अनुराधा बसु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केजी उदेसी। केजी उदेसी भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर थी। तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला गवर्नर कौन? उप गवर्नर तो चलिए मान लीजिए केजी उदेसी हो गई, लेकिन महिला गवर्नर कौन थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक के कोई अभी तक महिला गवर्नर बनी नहीं है, तो इसका आंसर तो हम आपको दे नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं रिजर्व बैंक से रिलेटेड कुछ बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, आरबीआई से रिलेटेड बात कर लेते हैं कि कब बना था। तो आरबीआई का जो पहले नाम था वो द इम्पेरियल बैंक ऑफ इंडिया था। ठीक है, 1 अप्रैल 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण भारत सरकार द्वारा किया गया और इसे आरबीआई नाम दिया गया। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। 1 अप्रैल 1935 को हुआ और कहाँ हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था। ठीक है, कोलकाता में हुआ था। जो आरबीआई का हेड ऑफिस है, पहले तो इसका स्थापना कलकत्ता में 1935 में, लेकिन 1937 में इसका स्थानांतरण करके मुंबई परमानेंटली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था सर ओसबॉर्न स्मिथ था। ठीक है, जो आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे उनका क्या नाम था? सर ओसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, और जो वर्तमान में भी गवर्नर है शशिकांत दास हैं। और जो आरबीआई को जो लंबे समय तक गवर्नर रहने का जो जिनका नाम है वो 8 साल रहे थे, उनका नाम है वेंगल रामा राव, जो 1949 से लेके आपको 57 तक वो आरबीआई के गवर्नर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 11 जो कह रहा है वो कह रहा है कि कौन सा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में पड़ता है? कौन सा जीवमंडल रिजर्व किस राज्य में पड़ता है, ये हमको बताना है। तो सर नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व जो है वो आपको नीलगिरी जीवमंडल रिजर्व जो है वो आपको तमिलनाडु में पड़ता है। तो ए का हमारा हो गया 3। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं। ए का हमारा हो गया 3। ठीक है, मानस जो पड़ता है नीलगिरी तमिलनाडु हो गया। मानस जो है वो असम में पड़ता है, तो बी का हो गया मेरा 4। ठीक है, पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो सी का हो गया 2। और सिमलीपाल जो है उड़ीसा में पड़ता है, तो हमारा एक डी का हो गया 1। तो 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हम लोग को वो कथन बताना है जो सही नहीं है। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है, ये सही है। भारत में जो सबसे बड़ा बौद्ध मठ है वो अरुणाचल प्रदेश में है, उसका नाम है तवांग मठ उसका नाम है। ठीक है, उसका नाम तवांग मठ है। यह भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है और यह तिब्बत के लहासा के पुताला महल के बाद विश्व का सबसे दूसरा बड़ा मठ भी है। तो भारत का तो सबसे बड़ा मठ है ही, लेकिन विश्व का यह दूसरा बड़ा मठ है, सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक है, तो ये मेरा सही हो गया, फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकेंड कहते हैं कोन्याक भाषा सिक्किम में बोली जाती है, नहीं ये गलत है। कोन्याक जो भाषा है वो नागालैंड में बोली जाती है। तीसरा है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम में है, ये सही है। विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप असम है जिसका नाम माजुली है। इसका नाम क्या है? माजुली। ठीक है, माजुली है यह असम की ब्रह्मपुत्रा नदी में एक द्वीप है। 2016 में यह पहली बार ऐसा हुआ कि किसी नदी द्वीप को जिला घोषित किया गया था भारत में। ठीक है, और ये एक और ऑप्शन है कि नौकरिक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र मेघालय में है, ये भी सही है। तो अगर ऑप्शन देखेंगे तो ये सही है, ये सही है, ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या है? नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा नदी पे आपको एक बहुत बड़ा बांध बनाया जा रहा था, तो उसके जल को रोकने के लिए यहाँ पे एक आंदोलन चलाया गया था। यह आंदोलन 1985 में चलाया गया था और किसके द्वारा चलाया गया? तो मेधा पाटेकर के द्वारा, मेधा पाटेकर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? अगर बात करेंगे तो द इनसाइडर किस पूर्व पीएम की रचना है? तो द इनसाइडर आपको पीवी नरसिम्हा राव की रचना है। मनमोहन सिंह की जो रचना है वो है चेंजिंग इंडिया। मनमोहन सिंह की रचना है। इंदिरा गांधी की रचना है
इंदिरा गांधी द ट्रूथ, अटल बिहारी वाजपेयी एक हिंदी कवि थे, तो इनका रचना है क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया इनका रचना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद निम्न विख्यात खिलाड़ियों में से राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला व्यक्ति कौन है। तो पहला व्यक्ति अगर हम बात करें सचिन तेंदुलकर की, ठीक है, सचिन तेंदुलकर को मिला था जो खेल रत्न पुरस्कार 1998 में मिला था। ठीक है, विश्वनाथ आनंद को 1991-92 में मिला था, 91 और 92 में मिला था। ठीक है, 91 और 92, ठीक है। गीत सेठी को 92 और 93 में मिला था। सुनील गावस्कर को कभी खेल रत्न पुरस्कार नहीं मिला है। तो अगर देखिए 91-92, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो गया। ठीक है, और फिर अगर खेल रत्न और बात करें तो धोनी को 2008 में मिला है, 2008 में, और विराट कोहली को 2018 में मिला है, विराट कोहली को। तो ये सब चीज़ें जो आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और यह है कि किस क्षेत्र में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने प्रसिद्धि पाई है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई के क्षेत्र में प्रसिद्धि पाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है। कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या कितनी है। तो अगर देखेंगे अच्छे से, कॉमनवेल्थ खेल में देशों की संख्या है 56, लेकिन मेरे ऑप्शन में ऐसा तो है नहीं, तो इसके जो नियरेस्ट है 54, उसको हम लोग आंसर लगाएंगे, तो 17 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगर कॉमनवेल्थ गेमों की बात करें तो इसमें एक तो 56 सदस्य हैं, और कॉमनवेल्थ गेम वही खेलते हैं जो पहले ब्रिटेन के जो गुलाम रह चुके हैं जो देश, वही कॉमनवेल्थ गेम में हिस्सा लेते हैं। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हुआ था कनाडा में, इसको याद कर लीजिएगा। पहली बार कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुआ था, 1930 में कनाडा में हुआ था। इसके बाद हर साल इस टूर्नामेंट का आयोजन होता है, और केवल एक बार ही इस टूर्नामेंट का आयोजन नहीं होता, जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था उस समय इसका आयोजन नहीं हुआ था। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एशियाई का जो फुल फॉर्म है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना हुआ था 1984 में। तो ऑप्शन है आपका ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई। ठीक है, भारत के सभी न्यायालयों को नहीं, संसद को नहीं, राष्ट्रपति को नहीं, सर्वोच्च और उच्च न्यायालयों को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट हो जाएगा, तो 19 का डी हो जाएगा। अब आइए हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में, मौलिक अधिकार के बारे में बात कर लेते हैं। जो मौलिक अधिकार है ये हमको अमेरिका यूएस से लिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, ये भी आपको जानना चाहिए। मौलिक अधिकार को भाग 3 में रखा गया है, और इससे रिलेटेड जो अनुच्छेद हैं, भाग 3 से रिलेटेड जो अनुच्छेद है, 12 से लेकर 35 तक है अनुच्छेद। इतना याद रखिए, इतना बहुत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है। फिर हम लोग को वही बताना जो सही सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 39 है, समान न्याय एवं निःशुल्क विविध सहायता, ये सही है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ये भी सही है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है। अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये सही नहीं है, ये एक सही नहीं है, क्योंकि ये जो न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक्करण, ये 50 का हिस्सा है, अनुच्छेद 50 का हिस्सा है। तो जो मेरा सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये सभी जो आर्टिकल हैं ये डीपीएसपी का हिस्सा है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, यस, निम्नलिखित में से किस एक कमेटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संतुष्टि की थी। ठीक है, तो मूल कर्तव्य को सम्मिलित करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। आपको वो स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी, 1976 में बनाई गई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी कब बनाई गई थी, तो 1976 में बनाई गई थी। ठीक है, मूल कर्तव्यों को आपको रूस से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था, रूस से लिया गया था। तो आप तो ये जानेंगे कि मूल कर्तव्य को बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो स्वर्ण सिंह कमेटी है। तो 22 का आपका आंसर ए जो सही है। फिर इसके बाद अगर और सभी सारी कमेटियाँ की हम बात करें तो अशोक मेहता कमेटी जो है, अशोक मेहता कमेटी जो है वो 1977 में बनाया गया था। ठीक है, 1977 में बनाया गया था, और ये लेकिन इसकी जो सिफारिशें थी इसको सरकार ने मानी नहीं, तो ये ठंडे बक्से में चला गया। ठीक है, फिर आया सरकारिया आयोग का जो काम था, इसको गठन किया गया था 1983 में, और इसका जो काम था कि केंद्र और राज्यों के बीच के संबंधों और शक्ति संतुलन की जांच करना था। ठीक है, इसलिए इस आयोग को बैठाया गया था। और अगर हम मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य को 4A में रखा गया है। ठीक है, 4A में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कौन सी वीटो शक्तियाँ नहीं है।
तो भारत के राष्ट्रपति के पास बेसिकली 3 वीटो शक्तियाँ हैं, ठीक है। पूर्ण वीटो यस है, पॉकेट वीटो है यस है, निलंबित वीटो हाँ है, विशेषित वीटो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही हो जाएगा, क्योंकि कौन सी शक्तियाँ नहीं है उसको बताना है, तो विशेषित वीटो नहीं है। तो 23 का डी हो जाएगा, 23 का डी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार लोकसभा आयोग का स्थापना किस अधिनियम से हुई थी? भारत में पहली बार लोकसभा आयोग का गठन जो था वो भारत में पहली बार लोकसभा का गठन जो है था वो तो 1926 में हुआ था, ठीक है। तो 1926 से पहले कौन एक्ट आया था? 1919। तो 1919 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1919 मेरा आंसर हो जाएगा, तो 24 का सी इज द आंसर, 24 का सी आपका आंसर है। लेकिन अब जो आंसर में जितने भी अधिनियम इसके बारे में बात करें और इसकी प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करें, तो जो 1892 है, जो 1892 का जो अधिनियम था ये है, इसमें क्या गया था कि पहली बार भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया था 1892 में, ठीक है। फिर 1909 की अगर बात करें तो 1909 वाले को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं, सुधार के नाम से जानते हैं। इसमें मार्लो क्या था? तो मार्लो भारत का राज्य सचिव था और जो मिंटो था वो भारत का वायसराय था। अच्छा, राज्य सचिव क्या होता है? राज्य सचिव उस समय यूके के पार्लियामेंट में एक मंत्री का पोस्ट होता था, तो उसको ही भारत का राज्य सचिव कहा जाता था और उस समय मार्लो उस पोस्ट पे बैठा हुआ था, इसलिए इसको मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा तीसरा जो है, अच्छा इसमें जो जो काम हुआ था, इसके तहत मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किया गया था और अलग मतदान करने का बात कही गई थी, वो 1909 के जो काउंसिल एक्ट था, ठीक ठीक है। फिर 1919 आया, 1919 के तहत क्या हुआ? 1919 को कहा गया था चेम्सफोर्ड मोंटेगू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। जो एडविन मोंटेगू था वो भारत का राज्य सचिव था और उस समय के जो चेम्सफोर्ड थे वो भारत का वायसराय था, ठीक है। इसके तहत जो मुख्य काम हुआ था वो प्रांतीय द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना की गई थी। इसके तहत लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था 1926 में, ठीक है। इसके तहत महिलाओं को मत करने का भी अधिकार दिया गया था, ठीक है। अब बात करते हैं 1935 की। 1935 के अधिनियम के मतलब ये अधिनियम साइमन कमीशन के आधार पर लाया गया था। तो साइमन कमीशन आया क्या था? तो साइमन कमीशन आया था 1927 में। तो उसी अधिनियम के आधार पे, साइमन कमीशन के ही आधार पे ये अधिनियम आया था, ठीक है। साइमन कमीशन जिसका भारत में बहुत पुरजोर विरोध हुआ था, उसमें 7 सदस्य थे और सातों के साथ गोरे थे, इसलिए इस कमीशन को व्हाइट कमीशन के इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। व्हाइट कमीशन के नाम से। तो हम लोग बात करें 1935 की, तो 1935 के कुछ प्रमुख बिंदु के बारे में बात करते हैं। तो भारत का संविधान का 70% हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया है। ये अभी तक आए सभी अधिनियमों से सबसे बड़ा अधिनियम था। इसमें 14 भाग, 10 अनुसूचियाँ और 321 अनुच्छेद था। इसमें प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त करने कर केंद्र में लगाया गया। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का स्थापना किया गया था। इस एक आरबीआई का जो गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 में, वो इसी एक्ट के तहत किया गया था, ठीक है। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राज्य सूची में है? कौन राज्य सूची में है, ये हमको बताना है कौन सा राज्य सूची में। पहले हम लोग ये जानेंगे कितनी सूचियाँ हैं। तो बेसिकली 3 सूचियाँ हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में कुल 61 विषय है, 61 विषय। समवर्ती सूची में आज अप टू डेट 100 विषय है, ठीक है। और समवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है। विषय क्या मतलब है? वो चीज़ जिस पे राज्य को कानून बनाने का अधिकार, उसको राज्य सूची में रखा गया। संघ सूची वो 100 विषय जिस पे केवल केंद्र को कानून बनाने का अधिकार है, उसको संघ सूची में रखा गया। समवर्ती सूची वैसा विषय जिस पे दोनों को ही लगभग लोग कानून बना सकते हैं, उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया, ठीक है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। तो रेलवे पुलिस ये आपको राज्य राज्य सूची के अंतर्गत आएगा। राष्ट्रीय जनगणना जो है वो संघ के अंतर्गत आएगा। निगम कर वो संघ के अंतर्गत आएगा। और आर्थिक और नियोजन जो है वो समवर्ती सूची के अंतर्गत। तो राज्य हमसे पूछा है, तो राज्य के लिए रेलवे पुलिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। करें कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? ठीक, देखिए संविधान की जो सूची 6 है, उसमें 4 राज्यों में लागू होती है। कौन कौन सा राज्य है? असम, मेघालय, ठीक है, त्रिपुरा और एक है मिजोरम। ये 4 राज्य इनमें लागू होता है। असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, असम में लागू होता है, त्रिपुरा में लागू होता है, मेघालय में लागू होता है, ठीक है। और 3 राज्य यहाँ पे लागू नहीं होता है, वो है मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। तो मणिपुर हमारे ऑप्शन में है, तो इस यहाँ पे लागू नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। 27 के मानचित्र में खींची गई रेखा जो सागर जल से समान ऊंचाई को निरूपित करती तब विभिन्न स्थानों से होकर गुजरती हुआ कहलाते हैं समोच्च रेखाएं कहलाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानचित्र पर खींची हुई वो रेखाएं
मानचित्र में खिंची हुई रेखाएं जो सागर जल से समान, ये तो समझ रखा है, ये हमने बता ही दिया। निम्नलिखित में से कौन में से शीत मरुस्थल है? 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शीत मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल, थार मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, अरब मरुस्थल। तो सर अगर हम देखेंगे अच्छे से तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में पड़ता है, दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, ये गर्म मरुस्थल है। थार मरुस्थल भारत में है और ये भी गर्म मरुस्थल। अरब मरुस्थल जो अरब कंट्री में पड़ता है, ये भी गर्म मरुस्थल। तो अटकामा जो है वो चिली में पड़ता है, चिली। और ये है ठंडे मरुस्थल, शीत मरुस्थल के नाम जानते हैं। तो मेरा जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, 28 का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, कार्य निम्नलिखित में से 29 नंबर को, निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त के कुम्हरार स्थित महल की खुदाई किसने की? तो डॉक्टर सुपनुर ने इसकी खुदाई किया था, डॉक्टर सिपनुर। ठीक है, तो 29 का ए हो जाएगा। 30 में किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और किस वंश के शासनकाल में जैन धर्म में श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में विभाजन हुआ? श्वेतांबर और दिगंबर शाखा में जो विभाजन हुआ था वो हुआ था आपको मौर्य वंश के शासन में। ठीक है, मौर्य वंश के शासन में हुआ था। उस समय जो थे चंद्रगुप्त मौर्य इसके शासक थे। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक भी हैं। ठीक है, मौर्य वंश के संस्थापक हैं। अच्छा, मौर्य वंश के शासन में जो जैन धर्म वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, उस समय वो क्यों हुआ था? क्योंकि श्वेतांबर और दिगंबर में कुछ आपसी मतभेद था। श्वेतांबर जैन मानते थे कि जैन मुनि कपड़ा पहन सकते हैं, दिगंबर जैन मानते थे कि जैन मुनि कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। तो इससे रिलेटेड और बहुत सारी बातें थी कि उन लोगों के बीच में मतभेद हुआ और ये दोनों जो जैन धर्म है वो श्वेतांबर और दिगंबर में डिवाइड हो गया। ठीक है, बाद बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने भी जैन धर्म को अपना लिया था। ठीक है, आइए अब फिर इन सभी वंशों के बारे में बात करते हैं अब कि कौन सा वंश का कब स्थापना हुआ था, किसने किया था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने किया था। ठीक है, शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग ने किया था। ठीक है, हर्यक वंश की स्थापना जो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था नागदशक, उसकी हत्या करने के बाद शिशुनाग वंश की स्थापना की गई थी। नंद वंश की स्थापना किया था सम्राट महापद्म नंद ने किया था और इसमें शिशुनाग वंश के अंतिम शासक जो थे वो महानंदी की हत्या करने के बाद नंद वंश की स्थापना किया गया था। ठीक है, और नंद वंश के बाद आया था मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य वंश में क्या हुआ था कि मौर्य वंश वाले थे क्या, वो नंद वंश के तख्ता पलट करके मौर्य वंश आया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये भी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के काल में चलाया जाता था? देहलीवाल नामक सिक्का किस वंश के शासन काल में चलाया जाता था? तो देहलीवाल नामक सिक्का जो है सर वो तोमर वंश के शासन में चलाया जाता था। अब ऑप्शन में वंश आ गया तो इसके संस्थापक के बारे में बात कर लेते हैं। खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, खिलजी वंश के जो संस्थापक थे वो जलालुद्दीन खिलजी थे। फिर मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। और तुगलक वंश के जो संस्थापक थे गियासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तोबर वंश का तो अनंतपाल तोबर अनंगपाल तोमर अनंगपाल तोमर आपको 31 तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे के किया गया है? निम्नलिखित में से किस स्तूप का निर्माण बिना चबूतरे का किया गया है? ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ऑप्शन ए है सांची स्तूप, ठीक है, बी है वैशाली का स्तूप, सी है सारनाथ के धामे का स्तूप, डी है केसरिया का स्तूप। तो अगर देखेंगे तो सारनाथ का जो धामे का स्तूप है इसका जो निर्माण है वो बिना चबूतरे का किया गया है। ठीक है, सांची स्तूप आपको एमपी में है। ठीक है, एमपी में है। वैशाली स्तूप ऑब्वियसली ये बिहार के वैशाली में है। सारनाथ में है। केसरिया जो स्तूप है ना, ये केसरिया स्तूप है पूर्वी चंपारण जिले बिहार में है। केसरिया स्तूप जो है वो पूर्वी चंपारण जिले बिहार में है। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? बहुजन समाज की स्थापना किस सुधारवादी ने की थी? ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे, उन्होंने ही बहुजन समाज की स्थापना की थी, ऑप्शन से। ठीक है, महात्मा गांधी के अनुसार निम्नलिखित में से किसने भारतीयों को अपनी ही भूमि पर अजनबी और अपाहिज बना दिया? ठीक है, तो ऑप्शन है औपनिवेशिक आर्थिक शोषण ने, अंग्रेजी सरकार के दमन ने, शुगर मिलों के कारण डायबिटीज बीमारी ने, अंग्रेजी शिक्षा ने। तो इसका सही आंसर होगा डी अंग्रेजी शिक्षा ने। क्यों? महात्मा गांधी का मानना था कि भारतीयों को शिक्षा भारतीय भाषा में दी जानी चाहिए, लेकिन शिक्षा अंग्रेजी भाषा में देते थे और भारतीयों को उस समय अंग्रेजी नहीं समझ में आता था। तभी गांधी जी ने यह बात कही थी कि अपनी ही भूमि पर हम अजनबी और अपाहिज हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 1935 के भारत शासन अधिनियम के बारे में किस नेता ने इसे दास्ता का आज्ञा पत्र कहा था? ठीक है, ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। इसका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। देखिए, जब भी आपके पास ये क्वेश्चन है कि ये किसने कहा था, वो किसने कहा था, तो 90% ये उम्मीद है कि जवाहरलाल नेहरू ही इसके आंसर होते हैं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे व्यक्ति थे जो हर किसी पे इन्होंने हर टॉपिक पे अपना विचार इन्होंने दिया है। तो 19% तो चांस होता है जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इट्स नॉट 100% कि आप जो जवाहरलाल नेहरू मारे वो सही हो जाए, ठीक है। लेकिन 90% में ऑप्शन ही आंसर यही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। 17वीं सदी में बंगाल में फैक्टर कहा जाता था। ए ऑप्शन है मुगल सम्राट के विशेष दूत को, बी ऑप्शन है यूरोपियों के फैक्ट्री के प्रमुख को, सी ऑप्शन दस्तकारों के समूह को, डी ऑप्शन अंग्रेज व्यापारियों को। तो सही ऑप्शन आंसर है अंग्रेज व्यापारी को, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अरबी फारसी इस्लामी कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए अंग्रेजों ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना कब की थी? देखिए, ऑप्शन है 1780, ऑप्शन डी है 1781, ऑप्शन सी है 1785, ऑप्शन डी है 1795। तो कलकत्ता मदरसा का जो स्थापना था वो 1781 में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। तो मेरा ऑप्शन नंबर 20 सही होगा, ठीक है। 37 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन एक भू आवेष्टित यूरोपीय देश नहीं है? ठीक है, हंगरी, अजरबैजान, चेक गणराज्य, लिथुआनिया। अगर भू आवेष्टित की बात करेंगे तो वो ऐसा देश जो चारों तरफ से आपको भूमि से घिरा हुआ हो, ठीक है, कोई भी उसका सीमा समुद्र से नहीं छूता हो, तो इसमें लिथुआनिया जो है वो करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा संगठन अंटार्कटिक हिमखंडों को ट्रैक करता है? तो ऑप्शन नंबर ए है यूएसआई नेशनल आइस सेंटर, बी नासा, सी है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, डी है संयुक्त राष्ट्र। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? देसी रियासतों के प्रति अस्तित्व के प्रति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो 40 का ऑप्शन नंबर ए है लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्नवालिस। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देसी रियासतों के प्रति अधीनस्थ पार्थक्य की नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स हो जाएगा उसका, ठीक है। 41 जो होगा अरुंडेल्स, 41 जो क्वेश्चन करेगा, अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? अरुंडेल समिति का संबंध निम्न में से किससे था? ठीक है, ऑप्शन ए है शिक्षा, ऑप्शन बी है अकाल, ऑप्शन सी है राजनीतिक सुधार, ऑप्शन डी है कृषि। तो अरुंडेल कमेटी का जो संबंध था वो राजनीतिक सुधार से था, राजनीतिक सुधार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अरुंडेल कमेटी जो था वो 1928 में आया था। अरुंडेल कमेटी 1928 में ब्रिटिश सरकार द्वारा राजनीतिक सुधार के लिए लाया गया था। इसके जो अध्यक्ष थे वो लॉर्ड अरुंडेल थे, ठीक है। ठीक है, अब अगर बात करें तो शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग को लाया गया था, हंटर आयोग को लाया गया था, ठीक है, हंटर आयोग को लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है? गुप्त वंश ने किस अवधि में शासन किया है? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे, ठीक है, श्रीगुप्त थे। और इसका जो शासनकाल है वो 320 से लेकर 350 तक रहा है। तो अगर देखेंगे ऑप्शन से तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 43 बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 में ये किया था, अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा किया गया था, बहमन शाह। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। इसका जो दूसरा नाम था हसन गंगू भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू किया गया था गांधी जी के द्वारा, और खिलाफत आंदोलन 1919 में चालू किया गया था। तो अगर हम लोग देखेंगे ऑप्शन से तो दोनों फिर दोनों बाद में जाकर एक ही हो गया था। तो अगर ऑप्शन से देखे थे तो वर्ष 1920 सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा कब की गई थी? ऑप्शन है 20 अगस्त 1946, ऑप्शन बी है 24 अगस्त 1946, ऑप्शन सी है 23 अगस्त 1946, ऑप्शन डी 25 अगस्त 1946। तो भारत में अंतरिम सरकार की घोषणा की गई थी 24 अगस्त 1946 को की गई थी, 24 अगस्त 1946। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और लेकिन गठन कब किया गया था? गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को, एक अस्थायी सरकार का गठन किया गया था, इसको याद रखेंगे, ठीक है। भारत में स्थित प्राचीनतम समूह की चट्टान है, ठीक है। भारत में स्थित प्राचीनतम चट्टान की समूह की चट्टान है
वो है आपको आर्कियन तंत्र, आर्कियन तंत्र। ठीक है, तो 48 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दर्रा भारतीय हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? जोजिला, बोलन, सिपकिला, लिपुलेख। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये बोलन जो दर्रा है वो आपको बलूचिस्तान में बहती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है आज के दिन का। लास्ट क्वेश्चन, इंद्रावती, प्राणहिता और सवरी निम्नलिखित में से किसकी उपनदियाँ हैं? ठीक है, ऑप्शन है गंगा, गोदावरी, कावेरी और कृष्णा। ठीक है, गंगा की जो उपनदियाँ हैं यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी और सोन है। कावेरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो है अमरावती, भवानी और कावेरी। कावेरी की मुख्य रूप से तमिलनाडु में बहती है। आपने कावेरी जल विवाद का नाम सुना होगा, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में है। ठीक है, कृष्णा नदी की जो सहायक नदी है भीमा नदी है। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक है, गोदावरी। अच्छा, बात करते हैं जो क्वेश्चन में जो पूछा गया ये है इंद्रावती, प्राणहिता और सरवरी। तो गोदावरी नदी की ये प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, प्राणहिता और सरवरी गोदावरी नदी का तो ऑप्शन हो जाएगा बी द करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। हम रोज ही ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाते रहेंगे और अगली वीडियो में एक 51 से 100 तक क्वेश्चन करवाएंगे विद द डिटेल एक्सप्लेनेशन। आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। और हाँ, जो लास्ट में जो 2 क्वेश्चन हम लोगों से छूट गया था, उस क्वेश्चन को हम आप लोगों को दे के जा रहे हैं और आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। 46 और 47 नंबर क्वेश्चन किसको आपको बनाना है? 46 और 47 नंबर क्वेश्चन को बनाना है। तो आप लोग इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।